नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको घटनासार के वार्षिक करंट अफेयर में। आज हमारा इस सीरीज का 27वां लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। मोरमुगांव ईएसआई पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला पहला बंदरगाह बना। ग्रीन शिपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गोवा के मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी के प्रयासों को अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है और यह पर्यावरण जहाज सूचकांक अर्थात एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। यह केंद्रीय बंदरगाह मंत्रालय ने मोरमुगाह सुविधा को कार्गो जहाजों के लिए ग्रीन शिप प्रोत्साहन लागू करने वाला भारत का अग्रणी बंदरगाह बताया। इसने हमारे केंद्रीय बंदरगाह मंत्रालय ने मोरमुगाह पोर्ट का भारत श्रेय प्रोत्साहन कार्यक्रम अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था और इसी के चलते ये मोरमुगाह कहाँ का है? गोवा का, जिसे ईएसआई में सूचीबद्ध कर दिया गया है। यह पहल समुद्री परिचालन में दीर्घकालिक उत्सर्जन में कमी लाने के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करती है। अगला टॉपिक है MSSI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है। किसमें? ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में हमारा भारत छठे स्थान पर जा पहुंचा। इसे सितंबर 2024 में जारी इस सूचकांक में भारत MSCI SSI नहीं है, MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़ते हुए हमारा भारत छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। किस चीज के मामले में? ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़ा और हमारा भारत छठे स्थान पर पहुंच गया। यह वैश्विक सूचकांक दुनिया भर में पूंजी बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। सूचकांक में बड़े और मध्यम कैप स्टॉक शामिल हैं और यह व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाले ACI इंडेक्स का अधिक समावेशी संस्करण है। इसे अगस्त 2024 में MSCI ACWI में भारत का भार 2.35% रहा, जो चीन के 2.24% से 11 आधार अंक अधिक है। भारत फ्रांस से केवल 3 आधार अंक पीछे है। तो हमें सिर्फ इतना जानना है इसमें कि ये हमारा भारत इसमें ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में छठे स्थान पर पहुंच गया और इसने हमारे भारत ने किससे पीछे किया? तो चीन को पीछे किया है। 2021 की शुरुआत में ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चीन का भार आधा रह गया, जबकि इस अवधि में भारत का भार दुगना से अधिक हो गया। इसी समय पर जिस अवधि में ये इंडेक्स निकाला गया है, इस समय चीन का जो औसत भार था वो आधा हो चुका, जबकि भारत का औसत भार डबल हो चुका है। सितंबर महीने की शुरुआत में मजबूती बुनियादी सुधारों ने भारत को MSCI इमर्जिंग मार्केट IMI में चीन को पिछाड़कर सबसे बड़ा शेयरों का वेटेज बनने में मदद की है। विश्व निवेश मानचित्र पर देश की बढ़ती हैसियत का कारण भारत की वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति का मजबूत होना बताया गया है। अन्य कारणों में उच्च विकास दर, स्थिर सरकार, मुद्रास्फीति में कमी और सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन शामिल है। इन सब की वजह से हमारा भारत MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में छठे स्थान पर पहुंचा है। बहुत सारे कारण थे, जैसे स्थिर सरकार, उच्च विकास दर और मुद्रास्फीति में कमी और सरकार का जो वित्तीय अनुशासन है, उन सब के चलते ये कारनामा हासिल किया। वैश्विक ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली के एक नोट के अनुसार यह बताया गया कि हमारा बाजार में बेहतर प्रदर्शन, एक निर्गम और तरलता में सुधार के कारण भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रहेगी।
ऐसा एक नोट बताया है किसी ने, मॉर्गन और स्टोनली की एक नोट के अनुसार MSCI एसी वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में अभी कुल 8815 शेयर शामिल हैं, जो दुनिया के 23 विकसित बाजारों और 24 उभरते बाजारों से ये आंकड़े लिए गए हैं। वर्तमान में इस इंडेक्स में सबसे अधिक भार अमेरिकी शेयरों का है, जिसका वेटेज 63% है। दूसरे स्थान पर 5.73% वेटेज के साथ जापान दूसरे स्थान पर। समझते हो, अमेरिका का वेटेज कितना है? 63%। और इसके साथ ये पहले स्थान पर है इस इंडेक्स में, जबकि जापान का वेटेज कितना है? 5.73 और यह दूसरे स्थान पर है। जबकि हमारे भारत का वेटेज कितना था? 2.35। हमारे भारत का वेटेज इतना था और हमारा भारत 6वें स्थान पर है। तो हमें पहले दूसरे का नाम याद रखना और 6वें का, और 3 को हमने पीछे किया, ये भी जानकारी होनी चाहिए। MSCI में 10 वर्ष वेटेज वाले देश, तो देख लेते हैं कौन सा है। ये 10 वर्ष नहीं है, 10 शीर्ष वेटेज वाले देश। पहले स्थान पर अमेरिका, जिसका वेटेज है 63.23। दूसरे स्थान पर है जापान, जिसका वेटेज है 5.73। तीसरे स्थान पर है यूके, जिसका वेटेज है 2.51। और 6वें की बात की जाए तो हमारा भारत 6वें स्थान पर है, जिसका वेटेज है कितना? 2.35। और तो छोड़ देते हैं। अगला टॉपिक है खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जा रही है, MSP की बात। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2024-25 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मंजूरी 19 जून 2024 को प्रदान की गई। तो ये जरूर याद रखना, डेट मत याद रखना कब की गई है। हाँ, ये याद रखना हमारी जो केंद्रीय कैबिनेट बैठक होती है उसी में इसकी मंजूरी प्रदान की जाती है और सिफारिश की जाती है CACP के द्वारा। CACP सिफारिश करती है और मंजूरी कौन करता है? कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कैबिनेट के निर्णय में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5.3% बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। साथ ही धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास समेत 14 खरीफ फसलों के MSP को बढ़ाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा और किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। MSP में सर्वाधिक वृद्धि तिलहन और दलहन में की गई, जिसमें नाइजर सीड, जिसे राम तिल भी बोलते हैं, उसमें 983 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। जबकि तिल में 632 रुपए प्रति क्विंटल तथा अरहर में 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। आप ये देखना सबसे ज्यादा वृद्धि किसे की गई? नाइजर सीड को, दूसरे स्थान तिल को। और कितनी की गई ये याद मत रखना बस। और इसमें इससे हमें ये भी लेना है कि नाइजर सीड MSP के अंतर्गत आता है, तिल भी MSP के, अरहर भी MSP के। तो ये जो सारणी दी गई है, हम भारत में मतलब सॉरी हम खरीफ की 14 फसलों को MSP प्रदान करते हैं। ये पूरी 14 फसलें हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि UPSC में भी इससे क्वेश्चन पूछा था कि MSP के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं। हालांकि MSP में 22 फसलें आती हैं, जबकि 14 खरीफ से होती हैं। 14 खरीफ से होती हैं। इन 14 को आप याद रखना। और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में की गई है? 983 राम तिल में। तो आप राम तिल को याद रखना, क्योंकि राम तिल MSP के अंतर्गत आने वाली फसल है, जबकि 632 के साथ तिल को दूसरे स्थान पर रखा गया है। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल में की गई है। अगला टॉपिक है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। इसे 2023 का है। 19 जून 2024 को जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के नवीनतम संस्करण में भारत के 9 बंदरगाहों वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में स्थान मिला। मतलब टॉप 100 में हमारे भारत के 9 बंदरगाहों को
इस सूची में रखा गया है। इस सूचकांक को विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानक है जो उत्पादकता, दक्षता और विश्वसनीयता जैसे मापदंडों पर बेहतर बंदरगाहों के प्रदर्शन का आकलन करता है। यह सूचकांक 450 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को दक्षता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। टोटल कितने 450 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को रखा जाता है और उसी के आधार पर उसकी कितनी दक्षता है उसके आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। यह व्यापार, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं में राष्ट्रीय सरकारों, बंदरगाह प्राधिकरणों, विकास एजेंसियों और राष्ट्रीय से अतिरिक्त संगठनों और निजी ऑपरेटरों सहित प्रमुख हितधारकों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। कौन ये इंडेक्स? बात यहाँ की जाए भारत के 9 बंदरगाहों का सूचकांक शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल होने का श्रेय भारत के सागरमाला कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। तो हमारे शीर्ष 100 बंदरगाहों में 9 बंदरगाह रखे हैं। उसका श्रेय कैसे प्रदान किया जाता है? तो सागरमाला कार्यक्रम को, जिसने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं उसकी दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया था। सीपीआई सीपीपीआई 2023 की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए, वही कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसकी जो विशेषताएं दी जा रही हैं, इसमें चीन का यांगशान बंदरगाह और ओमान का सलालाय बंदरगाह रैंक में शीर्ष 2 बंदरगाहों के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा कार्टुजेना बंदरगाह तीसरे स्थान पर तथा टेंजियर मेडिटेरियन बंदरगाह चौथे स्थान पर है। तो हमें जो टॉप 2 हैं, जिसका नाम है पहले स्थान पर चीन का है यांगशान बंदरगाह पहले स्थान पर, और ओमान का भी एक बंदरगाह है जो दूसरे स्थान पर है, उसका नाम है सलाला बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह 2023 में 19वें स्थान पर है। तो आप इसको भी याद रखना, हमारे भारत में सबसे ज्यादा टॉप किसने किया? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, उसका स्थान है 19वां। दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल है, जबकि मुंद्रा बंदरगाह भी वर्तमान रैंकिंग में 27वें स्थान पर है। तो इसको मत याद रखना। हाँ, ये जरूर याद रखना कि टॉप 100 में हमारा मुंद्रा बंदरगाह को भी रखा गया है। 2022 की रैंकिंग में विशाखापत्तनम की रैंकिंग कितनी थी? 115वीं रहे, और सागरमाला कार्यक्रम के चलते इसने रैंक में सुधार कितना किया? 19वें स्थान पर आ चुका है। और 2022 में मुंद्रा बंदरगाह की रैंकिंग थी 48, जिसने लगातार वृद्धि दर्ज की है। विशाखापत्तनम बंदरगाह ने 21.4 घंटे के टर्न अराउंड समय के साथ सूचकांक में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रति ट्रेन घंटे 27.5 मूव प्राप्त किए हैं। मूव जितने होते हैं ना, यहां से वहां रखना, तथा वर्ष निष्क्रिय समय को न्यूनतम किया है। किसने? विशाखापत्तनम बंदरगाह ने। तभी तो इसे 19वें स्थान पर रखा गया है। विशाखापत्तनम और मुंद्रा के अतिरिक्त 7 अन्य बंदरगाहों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। हाँ, इनका स्थान याद रहे या न रहे, जो इसमें न्यूज में थे ना, ये बंदरगाह जो 9 बंदरगाह, इनको ऐसे याद रखना कौन कौन से थे। तो पीपा पाव, इसको 41वें स्थान पर रखा गया, तो पीपा पाव बंदरगाह था। कामराज बंदरगाह जो 47वें स्थान पर था। कोच्चि 63वें स्थान पर। हजीरा 68वें स्थान पर। कृष्णापत्तनम 71वें स्थान पर। चेन्नई 80वें स्थान पर। जवाहरलाल नेहरू 96वें स्थान पर था। तो आपको इसमें 9 बंदरगाह जो जिनका स्थान प्राप्त हुआ उनके बारे में याद रखना, लेकिन रैंक मत याद रखना। रैंक सिर्फ हमें विशाखापत्तनम और मोरमुगांव की ज्यादातर याद रखना है, और हो सके तो विशाखापत्तनम की ही याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। 19वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है रेटिंग एजेंसी, जिसका नाम है S&P ने भारत की सोवरेन रेटिंग स्तर से बढ़ाकर सकारात्मक किया है। जो हमारी रेटिंग अभी तक स्थिर रहती थी,
उसको बढ़ाया है और हमारी रेटिंग अब सकारात्मक की ओर इस रैंक को हासिल किया है। और ये रैंक किसने दी है? एस&पी ने। सरकार के आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी रेटिंग एजेंसी एस&पी ने 10 साल बाद भारत की सोवरेन रेटिंग परिदृश्य यानी साख को स्तर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया गया। अब हम पॉजिटिव की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब आपको ये जो रेटिंग एजेंसी है ना एस&पी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि ये किस मतलब भारतीय उसमें ये दिया गया था, कुछ रेटिंग एजेंसी नाम दी गई थी और उसमें ये पूछा था कि भारतीय रेटिंग एजेंसी कौन-कौन सी है। तो आपको ये जरूर याद रखना, एस&पी हमारे भारत की रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये है अमेरिका की। और हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर से सकारात्मक प्रदान किया है। मजबूत विकास पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक खर्च की बेहतर गुणवत्ता और सुधार एवं राजकोषीय नीतियों में व्यापक निरंतरता की उम्मीद से सोवरेन रेटिंग बढ़ाई है। कारण क्या है? जो हमने 5 वर्षों में सार्वजनिक खर्च किया उसमें बहुत बेहतर गुणवत्ता पाई है। उसके साथ-साथ हमने सुधार किए हैं। राजकोषीय नीति में व्यापक निरंतरता उम्मीद जताई है, इसलिए इसे सुधार किया, पॉजिटिव रेटिंग प्रदान की है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने इससे सबसे निचले निवेश श्रेणी रेटिंग ट्रिपल बी पर बनाए रखा है। हालांकि हमारी जो रेटिंग है ना ट्रिपल बी पर ही रखी गई है। एजेंसी ने इससे पहले 2023 में रेटिंग परिदृश्य को नकारात्मकता से बढ़ाकर स्थिर किया था। 2014 में हमारी रेटिंग को पहले नकारात्मक थी, फिर उसने स्थिर किया और अब जाकर पॉजिटिव कर दिया। तो हम अग्रसर बढ़ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने 29 मई 2024 को अपनी विज्ञप्ति में कहा कि भारत के लिए सोवरेन रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर सकारात्मक किया गया है। इसके साथ ही ट्रिपल बी दीर्घकालिक और A3 अल्पकालिक विदेशी एवं स्थानीय मुद्रा सोवरेन रेटिंग की पुष्टि भी की है। तो हमें कहाँ रखा गया? ट्रिपल बी में। बात की जाए एस&पी, एस&पी का यह निर्णय आरबीआई की ओर से केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने के एक सप्ताह के भीतर आया है। तो आप इतना भी याद रखना कि हमारी जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने भारत सरकार को कितना लाभांश दिया? लगभग 2.10 लाख करोड़। माना जा रहा है कि नई सरकार राज्य के घाटे को कम करने के लिए इस धनराशि का प्रयोग कर सकती है। तो इससे ये उम्मीद जता रही है जो हमारा पहले फिजिकल डेफिसिट था उसको कम किया जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा जो लाभांश प्रदान किया है सरकार को। एस&पी ने कहा कि भारत की हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, इसकी मजबूत आर्थिक वृद्धि, सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय मोर्चे पर राजनीतिक प्रतिबद्धता जैसे कारकों पर आधारित है। हमारा मानना है कि ये कारक मिलकर कर्ज परिदृश्य में लाभ पहुंचा रहे हैं। सकारात्मक परिदृश्य हमारे इस दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करता है कि निरंतर नीतिगत स्थिरता, गहन आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे में उच्च निवेश भारत की दीर्घकालिक वृद्धि संभावना को बनाए रखेगा। सोवरेन रेटिंग एजेंसी किसी देश के निवेश परिदृश्य को जोखिम स्तर को मापने का साधन है। यह निवेशकों को देश का कर्ज चुकाने की क्षमता बताता है। कई देशों की जरूरत के लिए कर्ज लेते हैं कई देश जरूरत के लिए कर्ज लेते हैं। निवेशक कर्ज देने से पहले सोवरेन रेटिंग ही देखते हैं। ज्यादा रेटिंग पर कम जोखिम माना जाता है और जबकि कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता है। यदि बेहतर रेटिंग है ना, तो किसी भी देश को निवेशक के द्वारा ऋण प्राप्त हो जाता है कम ब्याज पर। भारत के संदर्भ में देखें तो साख बेहतर होने से विदेशी कंपनियों का भरोसा और मजबूत होगा, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश और लगातार बढ़ाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विजिंगम पोर्ट। भारत का वो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो हब बना है उसका नाम है विजिंगम। केरल में अदानी समूह के
विजय विजयंगम, ये जम नहीं है, विजयंगम है, गम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी अप्रैल 2024 में दे दी गई है। तो यह जो पोर्ट है ना, विजयंगम पोर्ट, जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, ये किसका है? अदानी समूह का। और है कहां पर? केरल में। यह कार्गो को बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। जो ट्रांसशिपमेंट हब होते हैं ना, वो ऐसे पोर्ट होते हैं जो बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में स्थानांतरण किया जाता है। जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनमें से छोटे बंदरगाहों में वो वस्तु होते हैं या जहाजों होते हैं, उनको स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह एक प्रकार का पारगमन केंद्र है जहां एक जहाज से माल को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब ये कनेक्टिविटी का काम करता है, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह स्थानांतरित करने के लिए जहाजों को स्थानांतरित करता है। वर्तमान में भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का लगभग 75% हिस्सा कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित होता है। समझते हो इस चीज को? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जैसे हमारा ये भारत है और यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर है सिंगापुर। तो यहाँ से क्या है, जो बड़े बड़े जहाज आते हैं ना, वो यहाँ पर रुकते हैं, सीधे डायरेक्ट यहाँ नहीं होते, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं इन बंदरगाहों पर। लेकिन अब हमारा ये जो विजंगम पोर्ट है ना, सीधे अब यहाँ रुकेगा और सीधे यहीं से यहाँ पहुंचा देगा छोटे छोटे और बंदरगाहों में जहाजों को। अब किसी देश पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बंदरगाह होगा, और ये बंदरगाह होगा गहरे पानी का, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 2015 में विजंगम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जो पोर्ट है ना, इसका प्रोजेक्ट 2015 से चल रहा है, इसलिए इसे अब पूर्ण रूप से अनुमति प्रदान कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। कब? अप्रैल 2024 में। अगला टॉपिक है आर्थिक वो अ, अधिकृत आर्थिक संचालन। रत्न एवं भूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा अप्रैल 2024 में प्रदान किया है। इससे विकास और प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुल जाएंगे। क्या इसमें क्या बोला है? हमारी रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद है ना, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें क्या है कि हमारे भारत सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को एक अधिकृत आर्थिक संचालन कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। अब जो हमारी स्पर्धा है ना, उसके और रास्ते खुलेंगे। एईओ अर्थात अधिकृत आर्थिक संचालन कार्यक्रम को 2011 में सीमा शुल्क विभाग द्वारा व्यापार करने में सरलता के लिए एक व्यापक ढांचे के हिस्से के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था, जो विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात संचालन को सरल बनाने में सहायक रहा। यह स्थिति कार्गो रिलीज के समय को कम करती है और बैंक गारंटी को 50% तक घटाती है, जिसका लक्ष्य व्यापार में सुविधाओं को बढ़ाना है। जे वो जीजेटीपीसी अर्थात रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद एईओ स्थिति प्राप्त करने पर केंद्रित एक सूचनात्मक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। तो हमें इसमें सिर्फ इतना जानना है, जो ये अधिकृत आर्थिक संचालन ये क्या है? ये रत्न आभूषणों से संबंधित एक प्रक्रिया है, जिसमें हमारे रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को इस अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया है। अब इससे ये है कि हम निर्यात आसानी से कर सकेंगे। किस चीज का? रत्न
एवं आभूषण का। और इस कार्यक्रम को एईओ एईओ कार्यक्रम को 2011 में शुरुआत की गई थी। तो आप इस डेट को याद रखना, किसके द्वारा? सीमा शुल्क विभाग के द्वारा। अगला टॉपिक है, आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। क्यों मंगाया? देख लेते हैं इस न्यूज को भी। मई 2024 को भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाए जाने की जानकारी प्रदान की। मतलब जानकारी दी कि हमने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगा लिया है। हमारे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य कौन है? संजीव सान्याल ने यह जानकारी प्रदान की। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना अधिक सोना भारत के स्वर्ण भंडार में वापस मंगाया। कब से? 1991 से पहली बार। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 882 टन सोना था। 882 था, उनमें से 413.8 टन तो विदेशों में जमा था। जैसे ब्रिटेन में ही जो अभी मंगाया है वहां से कितना मंगाया? 100 टन। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। कब से? पिछले वित्त वर्ष में हमारे आरबीआई के सोने भंडार में कितना सोना बढ़ा? 27 टन, 27.5 टन। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। सीमा शुल्क में तो छूट दी गई थी, लेकिन बात जीएसटी की थी। इंटीग्रेट जीएसटी में कोई आईजीएसटी में कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि इस पर इस पर जो कर लगता है उसमें राज्यों के साथ भी बांटा जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया गया। सॉरी, देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफ ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। हाँ, आप ये भी याद रखना, जो हमारा आरबीआई के पास सोना रखा होता है ना हमारे भारत सरकार का, वो कहाँ रखा होता है? जो आरबीआई की एक ऑफिस है, कहाँ पर? मुंबई की मिंट रोड पर, वहां पर सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सुरक्षा के साथ सोने का भंडारण नागपुर में भी वॉल्ट में किया जाता। उसके साथ साथ कुछ सोना नागपुर में एक वॉलेट वॉलेट टाइप का, मतलब पूरा ऑफिस ही बोला जाए, उसमें रखा जाता है। दुनिया भर में गोल्ड रिजर्व में अमेरिका के पास एक 8133.4 टन इसके साथ पहले स्थान पर है। जबकि भारत की बात की जाए तो ये हमारा भारत 822 टन के साथ 9वें स्थान पर है। तो आप पहले का नाम याद रखना। पहले स्थान पर रिजर्व वो भंडार सोने के भंडारण में पहले स्थान पर कौन है? और 9वें स्थान पर हमारा भारत है। पहले स्थान पर अमेरिका, उसके पास कितना सोना है? 8133 टन। अगला टॉपिक है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की। तो 9 अप्रैल 2024 को हुरन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2016 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। कब से? 2017 से। और 2024 की में बात की जा रही है तो 2017 के बाद 2024 में पहली बार गिरावट आई है, ऐसा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स द्वारा बताया जा रहा। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? हुरन इंस्टीट्यूट अर्थात हुरन संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया। इस गिरावट के बाद भी भारत अप तटीय यूनिकॉर्न में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिससे देश के बाहर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है, जो भारत के अंदर 67 की संख्या में है। वर्ष 2023 में भारत के 67 यूनिकॉर्न थे, जो वर्ष 2022 के 68 यूनिकॉर्न से एक कम है। 2023 में 67, जबकि 2022 की बात की जाए तो 68 थे। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। जब बात यूनिकॉर्न की रैंक की बात की जाए, अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन और तीसरे स्थान पर भारत।
चौथे स्थान पर ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन है, लेकिन हमें 3 तक ही याद रखना है। अमेरिका, चाइना और भारत। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। हुरन रिसर्च हुरन रिसर्च के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न अस्तित्व में आया। यह अनुमान लगाया गया कि 2023 में पूरे विश्व में प्रत्येक 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न वह कंपनी होती है जिसके पास $1 बिलियन की संपत्ति होती है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और हंटेसी स्पोर्ट केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है, जिनकी प्रत्येक की कीमत $8 अरब। इन दोनों का वैश्विक स्तर पर 83वां स्थान है तथा तीसरा सबसे मूल्यवान भारतीय यूनिकॉर्न रेजर पे है, जिसकी कीमत है कितनी $7.5 बिलियन, जिसकी वैश्विक रैंक है 94। एडटेक कंपनी बायजूस दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयर यूनिकॉर्न बनकर उभरी है। वर्तमान में यह यूनिकॉर्न सूची से बाहर बाहर हो चुकी है। जो पहले बायजूस कंपनी सुनी होगी, जो एजुकेशन कंपनी है, एडटेक कंपनी अर्थात एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, यह सबसे ज्यादा इसने वर्स्ट सबसे ज्यादा हानि प्राप्त की है और यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर हो गई। मतलब इसकी $1 बिलियन से संपत्ति कम हो गई, इसलिए इसे यूनिकॉर्न से बाहर कर दिया गया। जबकि हमारे भारत की सबसे बेहतर यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? स्विगी और ड्रीम 11, उसके बाद रेजर पे। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन मिलियन कितना 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गया। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। मतलब हमारा वन क्षेत्र कितना नष्ट हो रहा है, फिर भी हम शांत हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं। फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के अप्रैल 2024 में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं। ऐसा हमारी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के अनुसार हमारा आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2000 के बाद से हमने 2.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार बताया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वनों में आने वाले परिवर्तन जो हो रहे हैं उनकी निगरानी करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच किन किन डाटा का उपयोग करता है? जैसे उपग्रह डाटा और अन्य स्रोतों से डेटा को एकत्रित करता है और उसमें वनों में क्या परिवर्तन आया उसकी वास्तविक समय में निगरानी करता है। रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 दशकों में मतलब 2000 से 2020 के आसपास भारत ने अपने आर्द्र प्राथमिक वनों की एक बड़ी मात्रा खो दी है। जो आर्द्र वन होते हैं ना, ह्यूमिड मॉडरेट वन, मॉइस्ट वन, जिसकी वर्षा लगभग 150 से ऊपर होती है। जो ये वन वो होते हैं जो साल भर अपनी पत्तियां झड़ते नहीं हैं, इन्हें आर्द्र वन कहते हैं। वर्ष 2002 से 2023 तक देश में 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो चुके हैं। इसने क्या बताया कि 2002 से 2023 तक के बीच में हमने कितना वन नष्ट कर दिया? 4,14,000 हेक्टेयर का वन नष्ट कर दिया, वो भी आर्द्र प्राथमिक वन। जो इसी अवधि में कुल वृक्ष आच्छादित आच्छादित क्षेत्र की हानि का 18% है। जो हमारा टोटल आच्छादित वन था ना, उसका हमने 18% नष्ट कर दिया। कब से कब तक? 2002 से 2023 तक। रिपोर्ट के अनुसार 2001 और 2022 के बीच भारत के वनों ने एक वर्ष में 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया और 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया है।
यह प्रति वर्ष 89.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन ये जो हमारा वन नष्ट हुआ ना, इसमें यह बताया कि जो प्रति वर्ष 89.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर शुद्ध कार्बन को दर्शाता है, कार्बन सिंक को दर्शाता है, जितना हमने वन नष्ट कर दिया। यदि इतना वन होता तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना 89.9 मिलियन टन, उस उसका हम कार्बन सिंक कर सकते थे, मतलब एब्जॉर्ब कर सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि 60% 5 राज्यों असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हुआ है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा बताया है कि हानि कहाँ हुई। 5 राज्यों में तो 60% जो टोटल हानि हुई है ना, 60% 5 राज्यों में हानि हो चुकी है। सबसे ज्यादा असम में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर में। 2001 से 2022 के बीच भारत में 1.6% वृक्ष की हानि के लिए आग जिम्मेदार है। मतलब प्राकृतिक जो आग लगती है ना, वो भी जिम्मेदार है इन वृक्षों की हानि के लिए। कितने? 1.6%। इस अवधि में उड़ीसा में आग के कारण सबसे ज्यादा हानि हुई है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने ये पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए कि 2002 से 2023 तक हमारे वन में क्या स्थिति रही, उन सब के बारे में इन आंकड़ों में दर्शाया गया है। तो आप ये देख लेना, 5 ऐसे क्षेत्र राज्य कौन से हैं जहां सर्वाधिक वन क्षेत्रों में गिरावट आई है, और सबसे ज्यादा आग से हानि हुई है उसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है। अगला टॉपिक है भारत। भारत मानक ब्यूरो द्वारा ईवी वाहनों के लिए 2 नए मानक पेश किए हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो होता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका नाम है BSI, उसने ईवी वाहनों के लिए 2 मानक पेश किए हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जून 2024 को 2 नए मानक अर्थात ISI 8590 2024, ISI 8606 2024 पेश किए। तो आप इसको याद रखना, ये है क्या? ये जो आपको मानक ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये क्या है, तो ये मानक है ईवी वाहन के लिए। और प्रस्तुत किसने किए? BSI ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। ISI नहीं है, ये IS 18590 है, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड 18590 2024, इंडियन स्टैंडर्ड 18606 2024। ये मानक 2 पहिए वाहन के लिए, L और M 4 पहिए वाहन के लिए, और N माल ट्रक श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होंगे। समझे? ये जो 2 मानक है ना, 2 वाहनों के लिए, 4 वाहनों के लिए LM के रूप में लागू होंगे, जबकि N माल ट्रक होते हैं ना, जो माल ढोते हैं, उन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये लागू होंगे। ये 2 मानक के बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास ईवी और उनके सहायक उपकरण, जिसमें चार्जिंग सिस्टम शामिल है, के लिए समर्पित 30 भारतीय मानक प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अगला टॉपिक है FDI पर अंकटाड की रिपोर्ट, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी अंकटाड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसे जून 2024 को अंकटाड के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत FDI के मामले में वैश्विक स्तर पर 15वें स्थान पर आ गया है। समझे? हमारा भारत FDI के मामले में किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर। ये किसने बताया? अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार। रिपोर्ट में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने के मामले में अमेरिका $311 मिलियन के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं भारत 2022 की तुलना में 43% की गिरावट के साथ
मात्र $28 बिलियन का एफडीआई 2023 में प्राप्त कर सका और 2022 में 49 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में हुआ था। 2022 में $49 बिलियन का एफडीआई निवेश हुआ था, जबकि 2023 की बात की जाए तो इसमें $28 बिलियन का ही एफडीआई प्राप्त हुआ है। और उस समय एफडीआई के मामले में भारत की रैंक 8वीं थी। कब? 2022 में हमारे भारत की रैंक कौन सी थी? 8वीं। जबकि ये खिसक कर कहाँ पहुंच गया? 15वें स्थान पर, क्योंकि एफडीआई कम हुआ है। कितना? $49 बिलियन से अब $28 बिलियन आ चुका है। इस रिपोर्ट में ब्राजील शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता में 5वें स्थान पर है, हांगकांग चौथे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर। तो अमेरिका पहले स्थान पर, जबकि उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर, उसके बाद सिंगापुर तीसरे स्थान पर। बस 3 ही नाम याद रखने हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत 15वें स्थान पर है। अगला टॉपिक है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क शहर यूएसए 2024 वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष पर है। जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जारी की है ना, उसमें न्यूयॉर्क शहर पहले स्थान पर है, लंदन दूसरे स्थान पर, सेंट जॉन्स यूएसए लंदन दूसरे स्थान पर, जबकि सेंट जॉन्स तीसरे स्थान पर। तो आप न्यूयॉर्क को याद रखना। और भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े 1000 शहरों में 350वें स्थान पर है। समझे? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो जारी किया है ना, पहले स्थान पर तो न्यूयॉर्क है, जबकि हमारा भारत की जो राजधानी है दिल्ली शहर, वो 1000 शहरों में 350वें स्थान पर है और सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बनकर उभरा है। हमारे भारत में तो टॉप पर है, जबकि ओवरऑल विश्व की 1000 सिटियों की बात की जाए तो 350वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहर 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% और वैश्विक आबादी का 30% से अधिक हिस्सा होगा। यह सूचकांक 163 देशों में स्थित 1000 शहरों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। सूचकांक के लिए इन शहरों का मूल्यांकन 5 विभिन्न श्रेणियों में 27 संकेतों के आधार पर किया जाता है, जिनका अलग अलग महत्व है। जो इस प्रकार है, जैसे अर्थशास्त्र का मूल्यांकन 5 विभिन्न श्रेणियों में, अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन, ये 5 श्रेणियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा किसका है? अर्थशास्त्र का, फिर उसके बाद मानव पूंजी का, फिर उसके बाद जीवन की गुणवत्ता का। तो हमें पहले एक तो पांचों के नाम याद रखना है, किन किन श्रेणियों में इनका मूल्यांकन किया जाता है। अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण, उसके साथ साथ शासन। सूचकांक ने इस शहरों को विभिन्न देशों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। उत्तरी अमेरिका 103वें स्थान पर, पश्चिमी यूरोप 141, मध्य अमेरिका और कैरेबियन 46वें स्थान पर, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका 62वें, दक्षिण अमेरिका 63, उप सहारा अफ्रीका 86। तो हमें इन शहरों के नाम याद करना ही नहीं है, हमें ये 5 विभिन्न श्रेणी याद रखना है और हमें ये 163 देशों में ये रैंकिंग हासिल की है, ये याद रखना है। और 1000 शहरों की सूची इसमें ली गई है, जिसमें भारत का दिल्ली 350वें स्थान पर है। पहले स्थान पर न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, ये याद रखना है। और ये जारी किसने किया? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया गया है, ये याद रखना। तो बस हमें इतना ही याद रखना, पहला न्यूयॉर्क शहर, दूसरा लंदन, बस इतना हमें याद रख लो, बहुत है। और भारत की रैंक, भारत में कौन सा शहर है जो टॉप पर है? तो भारत में दिल्ली शहर टॉप पर है, जिसकी रैंक है 350वीं। अगला, और बात की जाए यदि यूपी की बात हो ना, तो यूपी ने
वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर 1000वें स्थान पर है, मतलब लास्टवें स्थान पर है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में कोई भी भारतीय शहर 300 में जगह नहीं बना सका। हमारा लास्ट था 350। और बात सुल्तानपुर शहर की जाए तो ये 1000 शहरों की सूची में लास्ट में है। अगला टॉपिक है यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। जो वेस्ट करते हैं ना, बर्बाद करते हैं फूड, उसके संबंधित ये इंडेक्स जारी किया है किसने? यूएनडीपी ने। यूनाइटेड नेशनल वो यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम ने के द्वारा 28 मार्च 2024 को वैश्विक स्तर पर जारी फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार समूचे विश्व में 83 मिलियन भूखे लोग भूख से लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये जो ये दिया ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूएनडीपी के ये द्वारा ये जारी की गई है, ना कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूएनडीपी द्वारा जारी की गई और बताया कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे समूचे विश्व में 83 मिलियन ऐसे लोग हैं जो 83 मिलियन समझते हो, 8.3 करोड़ लोग भूख से लड़ रहे हैं। वर्ष 2022 में विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार खाने की बर्बादी में अमीर व गरीब देशों में से कोई भी पीछे नहीं है, मतलब सभी देश बर्बाद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांव के लोगों की तुलना में शहरी लोग ज्यादा खाना बर्बाद करते हैं। इसके पीछे कारण यह बताया है कि गांव के लोग एक बार में ज्यादा खाना नहीं लेते। इसके अतिरिक्त बचा हुआ खाना वह अपने पालतू जानवरों को खिला देते हैं, मतलब बर्बाद नहीं होने देते। यही तो गांव की एक कल्चर है। जो हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वो हमेशा से चला आ रहा है गांव में। ये हमारी भारतीय सभ्यता रही है। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जाए ना, रिसाइकिल, रीयूज, हम कभी भी आप देखना, आप यदि किसी भी ग्रामीण फैमिली से हो ना, तो आप गांव जाकर अपनी दादी या अपने माता पिता से पूछना, अ, कभी भी कपड़ा होता था हम सीधे बर्बाद नहीं करते थे। पहले कपड़ा पोंछा लगता, पहले कपड़े का सफाई होती थी, फिर उसको हम क्या है पोंछा में यूज होता था, फिर उसको और कहीं यूज करते थे, फिर बाद में उसे फेंकते थे। और जो उसके बटन होते थे वो कहीं ना कहीं उसको भी निकाल लेते थे, उसका यूज होता था कहीं ना, मतलब रिसाइकिल होता ही होता था। सर्कुलर इकोनॉमी की हमारी परिभाषा के रूप में ये उपयोग नहीं करते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम हमेशा से भारतीय सभ्यता यही रही कि हम सर्कुलर इकोनॉमी और एनवायरमेंट हितैषी रहे हैं। अब इसमें परिवर्तन आ रहा है, जो हम शहरी कल्चर अपना रहे हैं उसके चलते, कि आज एक कपड़ा पहना, कल दूसरा कपड़ा पहन लिया, परसों तीसरा कपड़ा पहन लिया, थोड़े खराब हुए फेंक दिए। आज हम बर्बाद ज्यादा कर रहे हैं। अब देखना, मुद्रा मूल्य में देखा जाए तो यूएन पर्यावरण प्रोग्राम की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में $1 ट्रिलियन का खाना बर्बाद किया गया। $1 ट्रिलियन, समझते हो? किसी भी देश की ठीक ठाक देश की ये इकोनॉमी होती है $1 ट्रिलियन। हमारे भारत की इकोनॉमी लगभग $3 ट्रिलियन है। भारतीय मूल्य में यह मूल्य 84 लाख करोड़ के बराबर है। इतना हम खाना बर्बाद कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बर्बाद किया गया 1.05 बिलियन टन खाना खाने के लिए उपलब्ध कुल खाने का 1% था। जो कुल खाना था उसका हम 1% ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बर्बाद किए गए 1.05 बिलियन टन खाने का 60% अर्थात 63.1 करोड़ टन खाना परिवारों द्वारा, 29 करोड़ टन फूड सर्विस द्वारा और 13 करोड़ टन खाना रिटेल सेक्टर द्वारा नष्ट किया जाता है। समझे इसके द्वारा कितना नष्ट किया जा रहा है? सबसे ज्यादा जो
आम परिवार है ना, परिवारों के द्वारा नष्ट किया जाता है। उसके बाद जो फूड सर्विस उपलब्ध कर रहे आते हैं ना, फूड डिलीवरी करते हैं, उनके द्वारा। फिर उसके बाद जो रिटेल सेक्टर होता है उनके द्वारा, जैसे कोई होटल है, उनके द्वारा नष्ट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि हम इस न्यूज के बारे में बात करें ना, जो यूएनडीपी दिया है, बार बार जो इसमें नीचे दिया जा रहा है, इस घटनासार में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर यूएनडीपी दिया जा रहा है। तो आप इसको ना एक बार क्लियर कर लेना, या फिर मैं कल बता दूंगा ये यूएनडीपी है या यूएनएपी। आज इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनईपी के रूप में पढ़ेंगे। इसके अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम खाना बर्बाद किया गया। प्रत्येक व्यक्ति ने साल भर में लगभग 79 किलोग्राम खाना बर्बाद किया है 2022 में। गरीब देशों में वर्ष के दौरान बर्बाद किया गया खाना लगभग प्रति व्यक्ति 72 किलोग्राम था। भारत के संबंध में 2024 की इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि देश में भूख से प्रभावित जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने के बावजूद भारतीय परिवार वर्ष में 78 मिलियन टन खाना बर्बाद करती है। इस प्रकार देश में प्रति व्यक्ति 55 किलोग्राम खाना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है। हमारे यहाँ 78 मिलियन टन खाना बर्बाद कर दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भूख से प्रभावित जनसंख्या है। और हम यदि औसत बताएं कि प्रति व्यक्ति कितना बर्बाद करते हैं, तो 55 किलोग्राम लगभग। भारत में भी भोजन की बर्बादी शहरों की तुलना में गांवों में कम इस रिपोर्ट में बताई गई है। वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी सबसे कम रही है। सबसे कम भूटान में रही है। वहां लगभग 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाना बर्बाद किया जाता है। जबकि एशिया में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद किसके द्वारा, दक्षिण एशिया की बात की है, सबसे अधिक मालदीव में 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बताई गई है। अगला ये जो सारणी दी गई है, यहाँ पर ये बताया गया किसने कितना खाना बर्बाद किया है। तो हमारे भारत की तो बात की जाए 55 है, भूटान ने सबसे कम 19, और सबसे ज्यादा बर्बाद किसने किया, ये 20 नहीं है, 207 है। मालदीव ने सबसे ज्यादा खाना बर्बाद किया है, 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अगला टॉपिक है टाइम्स की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची। ये टाइम्स मैगजीन इसको जारी करती है। टाइम्स ने साल 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची मई 2024 के अंतिम सप्ताह में जारी की है। शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टाटा ग्रुप को जगह मिली है। इस सूची को 5 श्रेणियों में यह रैंक प्रदान की जाती है। लीडर्स, डिसरप्टर मतलब डिसरप्ट कितना हुआ, व्यवधान कितना हुआ, इनोवेटर इनोवेशन कितना हुआ, टाइटन्स और पायनियर्स। इन श्रेणियों के आधार तो किसी भी कंपनी की रैंक प्रदान की जाती है। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स कैटेगरी में स्थान मिला है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी के लिए चुना गया। प्रत्येक कैटेगरी में 20 कंपनियों को शामिल किया गया है। टाइम्स मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत के विकास रथ की उपमा दी है। तो विकास रथ की उपमा किसे दी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। जियो प्लेटफॉर्म ने 2021 में इस सूची में जगह बनाई थी। अब बनाई है किसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। हालांकि है रिलायंस मुकेश अंबानी की ही दोनों कंपनी, लेकिन कंपनी तो अलग अलग है, मालिक एक है। टाइम्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में शामिल किया है। टाइम्स ने कहा टाटा समूह का विशाल पोर्टफोलियो स्टील, सॉफ्टवेयर, केबल और रसायन, नौ से लेकर नमक तक फैला हुआ है। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में, इसको याद रख लेना। अगला टॉपिक है
अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024। अमेरिका की प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2024 में जारी अरबपतियों की सूची 2024 में वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की कुल संख्या 2781 दिखाई गई है, जिनकी संपत्तियों का मूल्यांकन 8 मार्च 2024 के मूल्य के आधार पर किया गया है। अरबपतियों की यह संख्या पिछले वर्ष 2023 की तुलना में 141 अधिक है। पिछले वर्ष 2023 की इसी सूची में विश्व में अरबपतियों की संख्या 2640 दर्शाई गई थी। वर्ष 2024 में विश्व के सभी 2781 अरबपतियों की संपत्ति कुल मूल्य 14.2 ट्रिलियन डॉलर आकलित की गई है, जबकि 2023 में 2640 अरबपतियों की कुल संपत्ति मूल्य देखे जाए तो कितना था, 12.2 ट्रिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में विश्व के कुल अरबपतियों में सर्वाधिक 813 अरबपति अमेरिका के हैं। तो सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। कितने हैं? 813। जबकि दूसरे स्थान पर 483 अरबपति चीन के हैं। भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है। 2024 में भारतीय अरबपतियों की संख्या 200 थी। 2023 में 169। इसमें 25 अरबपतियों ने फोर्ब्स की इस सूची में पहली बार स्थान प्राप्त किया है। फोर्ब्स की इस नवीनतम सूची में 132 अरबपतियों के साथ जर्मनी चौथे और 120 अरबपति के साथ रूस पांचवें स्थान पर। तो हमें टॉप 3 की रैंक याद रखनी है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत। बात की जाए यहाँ पर सूची में तो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 195 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क पहले स्थान पर है। तो बर्नार्ड कहाँ का था? फ्रांस का। जबकि एलन मस्क कहाँ का है? अमेरिका का। लेकिन ये तो फोर्ब्स की सूची है, लेकिन जब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो अभी फर्स्ट स्थान पर एलन मस्क ही आज गया है, पहले स्थान पर, और बर्नार्ड अर्नोल्ड दूसरे स्थान पर। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी भी शामिल है टॉप 10 में, जिन्हें 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 9वें स्थान पर रखा गया। मतलब हमारा भारत का मुकेश अंबानी भी बेहतर स्थिति में 9वें स्थान पर। शीर्ष 10 स्थान पर रहे अरबपतियों के नाम व उनकी संपत्ति के मूल्य इस तालिका में या इस सारणी में दिए गए हैं। तो हमें 1, 2, 3 मैक्सिमम ज्यादा याद रखना है। हमें बर्नार्ड अर्नोल्ड का नाम याद रखना है। दूसरा एलन मस्क का नाम याद रखना, और कंपनी का भी नाम याद रख सके तो बढ़िया है। एलन मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स, ट्विटर 3 कंपनी है, जबकि बर्नार्ड अर्नोल्ड की कंपनी है फैशन एंड कॉस्मेटिक ब्रांड्स। और जबकि हमें नवा भी याद रखना है, नवी रैंक भारत के मुकेश अंबानी जिसकी कंपनी है रिलायंस समूह, उसका स्थान आता है। शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों की भी इसमें सूची दी गई है। तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर। इसने ना पता है, गौतम अडानी की बात की जाए ना, तो 2014 से 2024 के बीच इसने पता है अपनी इनकम कितनी बढ़ाई? 95% इनकम बढ़ाई है 10 साल में। साइरस वो तीसरे स्थान पर, शिवनादर जिसकी कंपनी है HCL, सावित्री जिंदल जिसकी ओपी जिंदल समूह की वो हेड है, जिसकी रैंक है 46वीं और संपत्ति है 33.5। तो हमें 4 ही याद रख लो, बहुत बड़ी बात है। कोष्टक में इन अरबपतियों की वो वही है, इनकी सूची कौन सी है ये बताई गई है। अलग टॉपिक है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही। 16 वर्ष बाद बातचीत के विभिन्न दौरे के बाद भारत ने 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक संयुक्त स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 10 मार्च 2024 को किए। तो ये जो यूरोपियन
यूनियन के 4 देश हैं, कौन-कौन से हैं? यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है, जिसके साथ हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के रूप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। भारत की ओर से तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व इन 4 देशों के समकक्ष मंत्रियों द्वारा नई दिल्ली में 10 मार्च 2024 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते अर्थात ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम दिया गया। तो आप इन 4 देशों के नाम याद रख सकते हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड स्विट्जरलैंड। दोनों पक्षों के बीच इस समझौते के लिए बातचीत 2008 में शुरू हुई थी, जबकि लगभग 16 साल बाद इसमें सहमति दोनों पक्षों ने जताई है। कब? 2016 बाद 2000 ओ 2008 से 16 वर्ष बाद अब सहमति बनी है। बौद्धिक संपदा अधिकार, माल एवं सेवा व्यापार, निवेश, सरकारी खरीद सहित कुल 14 अध्याय वाले इस समझौते से निवेश के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से बढ़ावा किस किस चीज को मिलेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और माल एवं सेवा का व्यापार करते हैं उसके लिए, इनोवेशन के लिए, और वस्तुओं और सेवाओं का जो द्विपक्षीय व्यापार होता उन सब का व्यापार बढ़ेगा। पहली बार इस व्यापार समझौते में लक्ष्य आधारित निवेश के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके तहत अगले 15 वर्ष में यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनिवार्य रूप से $100 अरब का निवेश भारत में करेगा। इसमें यह बताया गया जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 4 देशों के साथ हुए है ना, उन्होंने ये लक्ष्य हासिल किया, मतलब ये लक्ष्य तय किया है कि हम अगले 15 वर्ष में भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे और इससे हमारा भारत को लाभ क्या होगा? 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। लक्षित $100 अरब के निवेश में से $50 अरब का निवेश पहले 10 वर्षों में व शेष $50 अरब का निवेश अगले 5 वर्षों में। पहले 10 वर्षों में $50 अरब और फिर जो 5 वर्ष बचेंगे उसमें $50 अरब। यह निवेश मुख्यतः जो ये $100 अरब का निवेश किया जाए किस क्षेत्र में किया जाए? मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स, फार्मा, मशीनरी व फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों से संबंधित है। इससे इन क्षेत्रों में भारत में जो आयात किया जाता है ना, उसमें कमी होगी। उसके साथ ही भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के उन्नयन में भी मदद मिलेगी, क्योंकि निवेश मिलेगा तो हम बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर पर बढ़ जाएगी। EFTA अर्थात यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भारत के कुल व्यापार में 90% से भी अधिक हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की है। जो ये 4 देशों के साथ की है ना, तो इन 4 देशों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके साथ है? स्विट्जरलैंड के साथ। कितनी? लगभग 90%। इस समझौते के चलते इन 4 देशों के बाजार में भारत की पहुंच आसान होगी, बल्कि यूरोप के बाजार में भी पहुंच भारतीय निर्यातकों के लिए भी आसान हो जाएगी। इसके चलते यूरोप का जो बाजार है हमारे भारतीय निर्यातों के लिए, जो निर्यात करते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। इन 4 के चलते समझौते के तहत भारत भी इन देशों के उत्पादों के लिए अपने आयात शुल्क को कम करेगा। स्विट्जरलैंड से आयात किए जाने वाली चॉकलेट्स पर 30% तथा घड़ियों पर 23% का शुल्क है। इन शुल्कों को अगले 7 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। जब स्विट्जरलैंड से चॉकलेट आती है ना, हम उस पर 30% का कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, जबकि घड़ियों पर 23% का, और हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 7 वर्षों में यह समाप्त कर देंगे। कृषि, डेयरी, सोया व कोयला सेक्टर को इस समझौते के बाहर ही रखा गया है। तो आप इनको विशेष ध्यान रखना। किसको बाहर रखा गया? हमने कृषि को हमने छुआ नहीं, डेयरी को हमने छुआ नहीं, सोया को हमने छुआ नहीं, और
कोयला सेक्टर को भी हमने छुआ नहीं, इस पर समझौते ही नहीं किए। पीएलआई से जुड़े सेक्टर के लिए भी भारतीय बाजार को नहीं खोला गया। मतलब जो हमारा पीएलआई से जुड़े सेक्टर है 18, लगभग 18 है मेरे हिसाब से, उन सेक्टरों को भी इसमें नहीं जोड़ा गया है। ईएफटी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ संपन्न टोपा साथ, इसको जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसे यही तो टेपा ही तो बोल रहे हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लागू होने में अभी लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। अभी लागू नहीं हुआ, लगभग 2025 में ये लागू हो जाएगा। तो लागू कब होगा इसकी याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा ये ज़रूर ऑब्ज़र्व करना। क्योंकि ईएफटी के चारों देशों को अपनी संसद से इसका अनुमोदन करना होगा। ईएफटी के चारों देश यूरोपीय संघ से बाहर के यूरोपीय देश हैं। ये जो 4 देश है ना, 4 देश कौन-कौन से? अ, 1 मिनट, 4 देश हैं ये, लिechtenstein स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein और स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, उसके साथ-साथ नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड। ये जो 4 देश है ना, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड, आइसलैंड, ये 4 देश हैं जो यूरोपीय यूनियन के देश नहीं, इतना ज़रूर याद रखना। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ना, इसमें 4 देश शामिल हैं और उन 4 देशों को 4 देश जो शामिल हुए हैं इसमें, ये एक भी देश यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं है। यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, उनमें ये शामिल नहीं है। ये 4 देश वही स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे यूरोपीय यूनियन से अलग देश हैं जिन्होंने ये समझौता किया है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज तो नहीं कल पढ़ेंगे, जो टॉपिक होगा बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट। अर्थात नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर रिपोर्ट जारी की है, उसको देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।